सोचिए जरा, एक छोटी सी बिल्कुल टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक देखते ही देखते एक पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में कैसे बदल सकती है। मतलब एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आग लगा दी। आइए इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे। तो हम बात कर रहे हैं 2026 के उस अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लिक्ट की जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा। इस चर्चा में हम इस युद्ध के कारण, इसकी लड़ाई और उसके उन खौफनाक परिणामों की गहराई में जाएंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, तनाव का बढ़ना और जवाबी कार्रवाइयां। तीसरा, इसका वैश्विक आर्थिक असर। और चौथा, इसका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नतीजा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी युद्ध की शुरुआत। फरवरी 2026 के आखिर में अचानक एक ऐसी मिलिट्री ऑफेंसिव हुई जिसने चल रही तमाम न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को पलक झपकते ही रोक दिया। घटनाओं की स्पीड यहां सच में चौंका देने वाली थी। देखिए, 28 फरवरी को संयुक्त यूएस-इजरायल हवाई हमले शुरू होते हैं, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मृत्यु हो जाती है और अगले ही दिन यानी 1 मार्च को ईरान ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर देता है, जिससे पूरे रीजन में बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर 3 मार्च आते आते लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन को हरी झंडी मिल जाती है और 8 मार्च को मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया जाता है। एक के बाद एक चीजें बिल्कुल चेन रिएक्शन की तरह हुई। अब यहां इस मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का आर्गुमेंट है कि उनका मकसद रिजीम चेंज, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रोकना और इमीडिएट खतरों को टालना था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्शन के पास यूएन की मंजूरी नहीं थी। उनके अनुसार सेल्फ डिफेंस का कोई ठोस आधार नहीं था और सीधे तौर पर किसी देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। तो यहां हमें दोनों ही पक्षों के तर्क बिल्कुल आमने सामने दिखाई देते हैं। वैसे इन शुरुआती अचानक हमलों को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने रोरिंग लायन कोड नेम दिया था। और इन ऑपरेशंस ने एक कारगर स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन यानी रणनीतिक धोखे के जरिए ईरान को पूरी तरह से चौंका दिया। उन्होंने सैकड़ों मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किया और ईरान के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसी चोट पहुंचाई कि वहां लगभग एक ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तनाव और जवाबी कार्रवाई। ये कॉन्फ्लिक्ट बस ईरान और इजराइल तक रुका नहीं रहा, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट की तरह कुछ ही दिनों में इसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लिया। इस डोमिनो इफेक्ट ने जल्द ही पड़ोसी जीसीसी देशों को भी इस आग में झोंक दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से बहरीन, यूएई और कतर में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया। बहरीन में मनामा और यूएस 5th फ्लीट का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। यूएई के अबुधाबी और एल ढाफरा बेस पर हमले से कमर्शियल और मिलिट्री रुकावटें आ गई। कतर में एल उदेद बेस और उनके एलएनजी फैसिलिटीज को खतरा पैदा हो गया। और यहां तक कि इराक में एरबिल कॉन्सुलेट और मिलिशिया बेसिस भी नहीं बचे। मतलब एक सीमित लड़ाई देखते ही देखते पूरे रीजन की लड़ाई बन गई। और जैसे ही ये स्ट्राइक्स बढ़ी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी तुरंत एक्टिव हो गया। यमन से हूथीज ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक्स फिर से शुरू कर दिए, जिसके जवाब में इजराइल को लेबनान में ग्राउंड इनकर्शन करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि अमेरिका और उसके एलाइज को इराक, जॉर्डन और टर्की के ऊपर इन आते खतरों को इंटरसेप्ट करना पड़ा। यहां तक कि यूके और ईयू को भी साइप्रस के बचाव के लिए अपनी नेवल और एयर फोर्सेस को तैयार करना पड़ गया। पूरा का पूरा रीजन एक तरह से बैटल ग्राउंड बन चुका था। 11,000। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। मार्च के अंत तक यूएस सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट आई कि उन्होंने ईरान में 11,000 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक की थी। यह आंकड़ा अपने आप में इस बम्बार्डमेंट के स्केल और तीव्रता की गवाही देता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है इसका ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन। जमीन और आसमान में लड़ी जा रही इस जंग का एक सीधा और तुरंत असर वैश्विक आर्थिक स्थिति पर पड़ा, जिसने इंटरनेशनल ट्रेड की नींव को ही हिला दिया। यहां एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। ईरान ने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब ये चोक पॉइंट इतना क्रूशियल है कि इसके बंद होते ही दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई सीधे खतरे में पड़ गई। सारे फ्रेट और ऑयल टैंकर्स जहां थे वहीं रुक गए।
दुनिया भर के देशों के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक अचानक आई भारी आर्थिक चोट थी। $1 ट्रिलियन। जी हाँ, ईरानी सरकार ने इस तबाही से हुए अपने डायरेक्ट इकोनॉमिक डैमेज को लगभग $1 ट्रिलियन आंका है। और सिर्फ वही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अरब देशों को भी इस संघर्ष की वजह से $120 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। ये नंबर्स दिखाते हैं कि इस युद्ध ने आर्थिक रूप से कितनी भारी कीमत वसूली है। इस ग्लोबल रिपल इफेक्ट को अगर देखें तो 1970s के दशक के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिसरप्शन था। तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल को पार कर गईं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही देख लीजिए, गैस की कीमतें $6 प्रति गैलन से ऊपर निकल गईं। यूके में इन्फ्लेशन बढ़ने से ग्रोथ रेट धड़ाम से गिरी। और तो और अफ्रीका में फर्टिलाइजर और फूड शॉर्टेजेस का खतरा उत्पन्न हो गया। ये बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे एक जगह बंद शिपिंग लेन्स पूरी दुनिया के पेट पर लात मार सकती हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फॉलआउट। इन शुरुआती हमलों की आग जब थोड़ी शांत हुई तो हालात के स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट यानी गतिरोध पर आ रुके। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। इस पॉइंट पर अरब सेंटर वॉशिंगटन डीसी की एक्सपर्ट एमी हॉथॉर्न की एक बात पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था कि इतिहास को हमें याद दिलाना चाहिए कि मध्य पूर्व में अमेरिका के नेतृत्व या समर्थन वाले युद्धों के बड़ा और अनचाहे परिणाम आम बात हैं, अपवाद नहीं। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है जो बताती है कि इस तरह के मिलिट्री इंटरवेंशंस चाहकर या ना चाहकर कितने अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक आफ्टर शॉक्स पैदा करते हैं। अगर हम इस युद्ध के टाइम पर दोनों देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी घरेलू राजनीति पर नजर डालें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट दिखता है। अमेरिका में इसका भारी विरोध हुआ। लोगों ने और लीगल एक्सपर्ट्स ने प्रोटेस्ट किया कि बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के ये वॉर शुरू कर दी गई और यहां तक कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन इन्वोक कर दिया गया। लेकिन अगर हम इजराइल की तरफ देखें तो एनालिस्ट बताते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल एक दूसरे मकसद के लिए हुआ। जहां प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने इसे अपनी गिरती पॉपुलैरिटी को ठीक करने और अपने लीगल बैटल से जनता का ध्यान हटाने के लिए लेवरेज किया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स और नंबर से परे हटकर देखें तो इसका मानवीय और सांस्कृतिक नुकसान सच में रुला देने वाला है। पूरे रीजन में हजारों सैन्य और आम नागरिक मारे गए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यहां तक कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स तक को मिट्टी में मिला दिया गया। लाखों बच्चे अपने घरों से बेघर हो गए और उनकी पढ़ाई छूट गई। और सबसे बड़ी बात, इस तबाही की पूरी सच्चाई आम लोगों तक पहुंची भी नहीं, क्योंकि लगभग सभी इन्वॉल्व सरकारों ने बहुत कड़ी सेंसरशिप लगा रखी थी। ऐसा नहीं है कि कूटनीतिक कोशिशें नहीं हुई। डिप्लोमैटिक एफर्ट्स में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर एक 10 पॉइंट प्रपोजल पर मध्यस्थता की। इसका नतीजा ये निकला कि 8 अप्रैल को एक फ्रजाइल सा 2 हफ्ते का सीज़फायर शुरू हुआ। लेकिन डिविजन्स इतने गहरे थे कि इस्लामाबाद टॉक्स आखिरकार फेल हो गईं। दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर ट्रूस तोड़ने के इल्जाम लगाए और कुछ ही समय में झड़पें फिर से शुरू हो गईं। तो आज हालात क्या हैं? इस वक्त स्थिति एक डुअल ब्लॉकेड यानी दोहरी नाकाबंदी में बदल चुकी है। ये एक ऐसा टैक्टिकल स्टेलमेट है जहां एक तरफ तो यूएस नेवी उन जहाज़ों को ब्लॉक कर रही है जो ईरान के बंदरगाहों तक आया जा रहे हैं, और ठीक उसी समय ईरान पर्शियन गल्फ में आम कमर्शियल शिपिंग पर रोक लगा रहा है। इस सिचुएशन ने समुद्री ट्रेड को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया है और दिखा दिया है कि इन हालात को सुलझाना कितना मुश्किल है। इस ड्यूअल ब्लॉकेड और किसी भी ठोस पॉलिटिकल सॉल्यूशन के आसपास ना दिखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इस क्षेत्र की लंबे समय की सुरक्षा का अब कोई वायबल भविष्य बचा है, या फिर ये एक ऐसा आखिरी टर्निंग पॉइंट है जिसने ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को हमेशा के लिए एक नए खतरे में डाल दिया है? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर आगे हम सबको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। Please like and subscribe.